हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए हमने जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को पढ़ने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी तक हमने अकबर वाला जो पिछले टॉपिक देखा था उसमें अकबर की हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी थी कि किस तरह अकबर ने अपने एम्पायर को जो है वो एक्सपेंड और कंसोलिडेट किया। आज हम समझेंगे, और राजपूत पॉलिसी भी देखी थी हमने पिछले सेशन में। आज हम रिलीजियस पॉलिसी देखने जा रहे हैं अकबर की। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एस्पेक्ट है मुगल का, यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए एक अलग से टॉपिक लूंगा। यानी कि एक स्पेसिफिक अलग से टॉपिक होगा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, लेकिन आज हम केवल रिलीजियस पॉलिसी की बात करेंगे। ऑलराइट, सो आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस सेशन। कॉन्सेप्ट है चैनल का नाम, चैनल पर जाइए, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के प्रीवियस सेशंस को थॉरली देखना शुरू कीजिए। सिंस ये हमारी प्री की सीरीज है तो आप लोग जानते हैं कि हमारी प्री ओरिएंटेड तैयारी चल रही है, जिसमें हमें प्रोसेस ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट समझना होता है और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ढूंढना होता है कैसे, राइट। क्योंकि हमें फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल नॉलेज दोनों इकट्ठा करनी है, क्योंकि दो इट इज अ सीरीज फॉर प्री, लेकिन मेंस के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो मैं यहीं से ही शुरू कर रहा हूं एस्टेब्लिश करना, डेवलप करना। ठीक है। सो प्रीवियस सेशंस आपके लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उन सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब कमेंट में दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा या जैसा भी फील करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए उन सभी सेशंस की तो पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा आपको स्पेशल क्लासेस के लिंक भी हैं इस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, क्लासेस देखते हैं, लेकिन स्पेशल क्लासेस में नहीं आते। देखिए, स्पेशल क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2020 से लेकर 1999 तक के पेपर देख लिए हैं अभी तक, और आज भी हम देखने जा रहे हैं 97 98 का पेपर। तो अलर्ट्स आपको कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल से, स्पेशल क्लासेस के। और स्पेशल क्लासेस अटेंड करने का फायदा क्या है कि एग्जामिनेशन को कैसे टैकल करना है वो सारे एस्पेक्ट में स्पेशल क्लासेस में लेता हूं, और वहां पर आपके हम डाउट सॉल्विंग के काम भी करते हैं। ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करें। उसके अलावा आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इसी सेम नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, और जो भी आपका डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई बुक चाहते हैं जिसका पीडीएफ आपको आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, अगर आप मुझे डीएम कर देते हैं बुक का नाम इंस्टा पर। ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के अनअकैडमी के कोर्सेज के माध्यम से यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्पेशल कोर्सेज जो है वो यूपीएससी सीएससी के लिए लेकर आया है अनअकैडमी। साथ ही साथ अब 20 बुक्स का एक सेट लेकर आया है, ठीक है, अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी जीएस के लिए, जो कि इंडिया की टॉप फैकल्टी ने प्रिपेयर किया है, जिसकी 10,000 की जो है वो वर्थ रहेगी। 100% सिलेबस जिसमें कंप्लीट होगा, हाईली स्ट्रक्चर्ड रहेगा ये, अपडेटेड करंट अफेयर्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सारे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं पूरे कोर्स की तो लोन लेकर आया है आपके लिए अनअकैडमी। ठीक है, लोन फॉर यूपीएससी, जिसमें 0 रुपीज की प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट रेट, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाता है, कोई भी हिडन चार्जेस अब उसमें नहीं होंगे, बहुत कम मिनिमम जो है वो मिनिमम पेपर वर्क रहेगा। लिंक ये रहा, आपको वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक पर जाइए और आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन वहां जाकर ले लीजिए। ठीक है। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का तो मौका मिलता ही है। उसके अलावा आइकॉनिक बैचेज में, आइकॉनिक प्लान में मैंने आपको बताया, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स तो हैं ही। 10% का डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो कोड यूज़ कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री, राइट। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए राइज वर्ल्ड अफेयर्स और अनअकैडमी पाथफाइंडर नाम से जो है वो टेस्ट सीरीज चालू है। अवेल करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री। 2 ईयर के बैचेस, 1 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो चुके हैं। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है अनअकैडमी का, कॉम्बैट, हर संडे 11 बजे, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए कोड यूज़ करें चौहान_सर_हिस्ट्री। टॉप रैंकर्स को यूपीएससी सीएससी प्लस की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, टॉप 500 रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलता है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री, राइट। तो यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है, एक मॉक की तरह भी आपके लिए काम करता है। सो मेक श्योर आप इन सभी जो है वो टेस्ट सीरीज का, जो फ्री टेस्ट सीरीज है, इनको तो एटलीस्ट आप एक्सप्लॉइट कीजिए। ठीक है। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मुगल एम्पायर के बारे में आज हमें पढ़ना है, और मुगल एम्पायर में अकबर की रिलीजियस पॉलिसी हमें पढ़नी है।
तो बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर आप जानते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, टॉलरेंट, है ना। एंड नॉट जस्ट अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, हमें ये कहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, हमें ये तिमुरिद रिलीजियस पॉलिसी से निकल कर आ रहा है। या तिमुरिद जो आइडियोलॉजी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां पर हमें ये पता चलता है कि तिमूरी जो है वो खास कन्वर्जन पर ध्यान नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि अगर हेटेरोजीनियस सोसाइटी है रिलीजन वाइज तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तिमूरी सोसाइटी में तिमूरी मंगोल तो है ही, उसके अलावा तुर्की भी हैं, अफगानी भी हैं, फारसी भी हैं और अरबी भी हैं, और अब हिंदुस्तान में आ गए तो हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, ठीक है, और गुरु नानक जी के साथ जो है वो जुड़ते हुए सिख भी हैं। तो एक काफ़ी हेटेरोजेनस सोसाइटी है। और तिमुरिद आइडियोलॉजी ये कहती है कि एक बार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हो जाए उसके बाद हम खासा जोर कन्वर्जन पर नहीं देते। एक हेटेरोजेनस सोसाइटी जो है वो आपस में मिलकर जुलकर रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तिमुरिद आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी तुर्कियों से, अरबियों से, अफगानियों से अलग है, ठीक है। और तिमुरिद थ्योरी ऑफ किंगशिप भी मैंने आपको समझाया था अफगानी थ्योरी ऑफ किंगशिप से किस तरह अलग है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि जो तिमुरिड जो डिसेंडेंट्स हैं वो थोड़े से रिलीजियसली टॉलरेंट है एज कम्पेयर टू तुर्की एंड अफगानी और अरबीज और फारसीज, राइट। जिसमें अकबर जो है वो तिमुरिड हैं, लेकिन वो अपनी तिमुरिद जो है वो जितनी भी एंसेस्ट्री है उससे बहुत दूर है। इनफैक्ट वो अपनी भाषा चगताई तक नहीं जानते, चगताई तुर्की नहीं जानते वो, ठीक है। लेकिन बचपन से ही उनका पाला सूफियों से पड़ा है, ठीक है। बचपन से ही उनकी मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, तो रिलीजियस बैकग्राउंड में वो पले बढ़े। प्लस एक काफ़ी डीप सेंस थी उनके अंदर रिलीजन को लेकर बचपन से ही, और एक इंक्वायरी की सेंस थी। सवाल ही थे वो, इंक्वायरी की सेंस थी कि कोई, मतलब एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था उनके मन में कि अगर कोई रिलीजन काम कर रहा है तो कैसे काम कर रहा है, उसकी डेप्थ क्या है। तो वो एक इंक्वायरी की सेंस थी हर रिलीजन को लेकर कि बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, इन सब की डेप्थ क्या। तो आज हम देखेंगे कि रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेंट क्यों है अकबर की, सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, अकबर वॉज वेरी ब्रॉड माइंडेड, सो इट वॉज नॉट एक्सेप्शनल। तिमुरिद जो है वो एज, देखिए ये रिलेटिव टर्म है ब्रॉड माइंडेड होना, है ना। तो जो कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सोसाइटी है जो उलेमाउस के कंट्रोल में होंगी, अगर यानी जो अरबी होंगे अगर वो उलेमाउस के कंट्रोल में है, अफगानी अगर अपने ट्राइबल कल्चर में उलझे हैं, ठीक है, अगर तुर्की जो है वो अपने ट्राइबल कल्चर में उलझे हैं, पर्शियन जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में उलझे हैं, तो तिमूरी उनसे थोड़े से अलग हैं, थोड़े से ब्रॉड माइंडेड हैं। उसमें से अकबर जो है वो राजपूतों के बीच पले, है ना, पैदा हुए ना राजपूती घराने में, बचपन उनका राजपूतों के बीच गुजरा गुजरा। और फिर बैरम खां और लतीफ़ी जैसे जो है वो कुछ टीचर्स मिल गए उन्हें, जिन्होंने उनको थोड़ा सा जो है वो तिमुरिद आइडियोलॉजी डिटेल में समझा दी। जबकि बैरम खां शिया हैं, ठीक है, तिमूरी हैं भी नहीं, राइट। लेकिन बचपन से एक ऐसे हेट्रोजेनस सोसाइटी में अकबर रहे जिससे उनको एक बहुत, मतलब डीप सेंस तैयार हुआ कि हाँ, हमें, मुझे जो है वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो कि भारत में या हिंदुस्तान में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस क्रिएट करे, ठीक है। क्यों, पूरा डिटेल में समझाऊंगा आज क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही मान सकते हैं कि अकबर वाज ब्रॉड माइंडेड। मतलब देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल मोटिव्स जो है वो रहे हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के पीछे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एट हिज वेरी कोर, मतलब ये भी तो कह सकते हैं ना आप कि ये सारे फैसले जो हैं वो डिप्लोमेटिक थे। क्योंकि सिंपल सी सेंस बनती है ना कि तिमूरी जो हैं वो बाहरी हैं, मतलब परदेसी हैं तिमूरी हिंदुओं के लिए, राइट। और अकबर जो है वो तिमूरियों का, यानी कि अकबर जो है वो मुगल्स का जो एम्पायर है या मुगल्स की जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेजिटमाइज करना चाहता है कि ये हिंदुस्तानी है और सभी एक्सेप्ट करें। एक ये डिप्लोमेटिक मतलब मूव भी तो हो सकता है ना कि हिंदू सोसाइटी को जोड़ रहा है अकबर ऐसा करके, राइट। तो ऐसा भी है, इनफैक्ट ऐसा है, लेकिन एट हिज वेरी कोर ही वॉज वेरी ब्रॉड माइंडेड, ठीक है। ब्रॉड माइंडेड तो वो था, हम ये जानते हैं क्योंकि उसके पर्सनल कोटेशंस ने बचपन से ये बात नोट करी है। दूसरा पॉइंट, ही वांटेड टू वर्क आउट अ सिंथेसिस ऑफ ऑल रिलीजन। जैसे कि मैंने कहा कि वो चाहता था कि हमारा जो तिमूरियों का शासन है ये हिंदुस्तानी शासन कहलाए, ठीक है, ना कि बाहरी शासन है ना, परदेसी ना कहलाए, हम हिंदुस्तानी कहलाएं। क्योंकि अकबर हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे और अकबर जो है वो मुगलिया डिसेंडेंसी होने के बावजूद राजपूतों के कल्चर में पले बढ़े थे, तो राजपूतों से बचपन से ही उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था राजपूत पॉलिसी में कि अकबर को बचपन से ही पता चल गया था कि राजपूत जो हैं वो
उज़्बेकों से, तुर्कियों से, अफगानों से, फारसियों से ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा भरोसे के काबिल हैं। और वो ईमानदारी और भरोसे की, भरोसा मतलब कि वो डिपेंडेंसी कैसे जनरेट करी राजपूतों ने, वो कैसे इतनी ईमानदारी है, तो वो जब उन्होंने राजपूती कल्चर, राजपूती रिलीजियस फिलॉसफीज को जब स्टडी किया, बचपन से रहे ना, स्टडी इन द सेंस कि नहीं खुद पढ़ा वो। अकबर डिसलेक्सिक था, अकबर पढ़ पढ़ लिख पाता ही नहीं था, मतलब उसका इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं था, वैसे कह सकते हैं कि उसका बचपन में इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, लेकिन वो पढ़ने भी लगे तो वो पढ़ नहीं पाता था। आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, वो जो छोटा बच्चा ईशान होता है उसे डिसलेक्सिया था, मतलब जैसे ही वो किताब को देखता था तो अक्षर नाचने लग जाते थे, उल्टे सीधे दिखते थे। मतलब मान लीजिए अगर वो अकबर लिखने लगेगा तो वो अकबर को लिखेगा ऐसे, मतलब उल्टा लिखेगा के को, उल्टा लिखेगा बी को, फिर ए, फिर आर को जो हो सकता है वो उल्टा लिखे। तो डिसलेक्सिया था उसे, तो वो पढ़ लिख पाता नहीं था, लेकिन स्टिल उसके अंदर एक बहुत गहरी सेंस थी कि वो नॉलेज को एक्वायर करे, वो क्यूरोसिटी, वो समझ रहे हैं, वो इंक्वायरी की सेंस बहुत गहरी थी उसके अंदर। तो बहुत सारे कारण है, एक वो ये भी है कि वो सभी रिलीजन्स को, प्रोमिनेंट रिलीजन्स क्या क्या है, देखिए ना कितनी हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, मैंने कितनी एथनिसिटी, कितनी मतलब क्या बोलते हैं सेक्ट्स, तो मुस्लिम के ही गिना दिए, ठीक है, तिमूरी हैं, तुर्की हैं, अफगान हैं, ठीक है, क्योंकि अफगान नोबिलिटी जो है वो, अफगान नोबिलिटी को हटाकर ही तिमूरी आए हैं, अफगानों को हटाकर, तुर्कियों को हटाकर अफगान आए थे, ये डिसेंडेंट्स है ना। देखिए सबसे पहले थे राजपूत, है ना, राजपूतों को हटाया, थोड़ी सी जगह बनाई अरबियों ने, अरबियों को हटाया, बाकी जगह बनाई तिमूरियों ने, तुर्कियों ने, तुर्कियों को हटाया, जगह बनाई अफगानियों ने, और अब अफगानियों को हटाकर कौन आया, तिमूरी, है ना, तिमुरिड यानी कि मुगल। तो सोसाइटी में ही ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं। अब राजपूत रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुओं को, लेकिन बाकी भी है, जरूरी नहीं है राजपूत, क्षत्रिय वर्ण में और भी कई जो है वो सब कास्ट या सब क्लासेस हैं, ठीक है। और उसके अलावा हिंदू समाज बहुत बड़ा है ना, शूद्र है, वैश्य है, जैन है, जैन ट्रेडर्स बहुत मजबूत हैं इस समय राजस्थान में भी, राजपूतों के अंडर भी जैन भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट भी हैं, सिख डेवलप हो गए ना बाबर के साथ, बाबर जो है वो कंटेम्प्रेरी है गुरु नानक के, या इस तरह कहा जाए गुरु नानक कंटेम्प्रेरी है बाबर के, तो सिखिज्म भी डेवलप हो रहा है, तो बहुत हेट्रोजेनियस सोसाइटी है। देखिए अब इन सभी जो है वो सेक्ट्स के अपने अपने रिलीजियस जो है वो बिलीफ्स हैं, है ना, अफगानी अपना ट्राइबल कल्चर है, तुर्की अपना ट्राइबल कल्चर है, अरबियों का अपना कल्चर है, अरबियों से तो इस्लाम शुरू हुआ है, ठीक है, तुर्कियों पर इस्लाम जो है मतलब कन्वर्जन से, मैंने आपको बताया था किस तरह तुर्की कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, उन्होंने इस्लाम अपनाया है, लेकिन उन्होंने हनाफी, क्योंकि अच्छा एक और रहे यहाँ पर फारसी, फारसी जो है वो शिया है ना, और जो तुर्की हैं वो क्या है, सुन्नी है, हनाफी है। अफगानी जो है वो कुछ शिया है, कुछ सुन्नी है, ठीक है, बाकी पठान उनकी एथनिसिटी तो है ही, पठान है वो, उनके अपने ट्राइबल कल्चर अलग चल रहे हैं, और तिमूरी जो है वो बिल्कुल अलग सिस्टम लेकर आए हैं, तिमूरी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में इन सभी लोगों को जोड़कर रखना, क्योंकि नोबिलिटी का हिस्सा अकबर ने राजपूतों को भी बनाया, नोबिलिटी का हिस्सा पुरानी तुर्की भी थे, नोबिलिटी का हिस्सा तिमूरी भी हैं, अफगानी भी रहे, जो सिंध वाला एरिया वहां पर अरबी भी हैं, सिंध गुजरात वाले एरिया में। तो इतनी हेटेरोजेनस कोर्ट या सोसाइटी या पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अकबर ने एक क्या अपनाई, एक रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई, जिससे ये सभी रिलीजन, रिलीजन तो दो ही है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन हिंदुओं में भी और मुस्लिम्स में भी जो ये सब सेक्ट्स हैं ये जुड़कर रहे आपस में, ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा, हिज ट्रीटमेंट विद हिंदूज वर वेरी टॉलरेंट, हिंदुओं के लिए ट्रीटमेंट टॉलरेंट है, बिल्कुल बेसिक फंडा ये है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन सोसाइटी की, इस तरह छोड़िए, सोसाइटी छोड़िए, जो पीजेंट्री है, टैक्स टैक्स देने वालों की बात करते हैं ना, टैक्स कौन दे रही है, पीजेंट्री दे रहे हैं, मेजॉरिटी कौन है पीजेंट्री में, हिंदू है ऑब्वियसली, तो दैट मीन्स, और इन हिंदू पीजेंट्री के ऊपर जो है वो इनके लैंडेड एरिस्टोक्रेट है, जिनको अमीर खुसरो ने जमींदार कह दिया, जो कि पहले कभी राय, रावत और राणा के टाइटल से जाने जाते थे। तो ये हिंदू पीजेंट्री जो है वो इन जमींदारों की तरफ मुंह देखती है, तिमूरियों से जो है वो, तिमूरियों को या तुर्कियों को ये क्या मानते हैं, बाहरी। तो इन हिंदू जमींदारों एज वेल एज इन हिंदू पीजेंट्री के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है,
ताकि टैक्स जो है वो उसमें चोरी ना हो और टैक्स सेंटर तक पहुंचे और जनता सेंटर से कनेक्टेड रहे, राइट। तभी एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है। अगर तुर्कियों का एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट था लेकिन ज्यादा नहीं था, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी तुर्कियों को बाहरी मानते रहे और उन्होंने वैसा बिहेव भी किया, ठीक है। लेकिन अकबर चाहता था कि मुगल जो राज है वो हिंदुस्तानी कहलाए और हिंदुस्तानी गांव गांव जनता जनता जो है वो मुगल बादशाह को अपना साथी माने। ऐसा करने के लिए वो मार्केट्स में भटकता था अकबर, ये देखने के लिए कि मार्केट में उसके बारे में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। और मतलब मार्केट का हाल कैसे चल रहा है, ये काम अलाउद्दीन भी करता था, भेष बदलकर मार्केट में घूमने का, ठीक है। सो ये काम अकबर ने भी किया, भेष बदल के मार्केट में घूमने का, देखने का कि मार्केट में चल क्या रहा है उसके लिए, ठीक है। खैर, बारीद वाला सिस्टम तो बलबन से ही शुरू हो गया ना। तो हिंदूज के प्रति टॉलरेंट, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो हिंदू में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, पीजेंट्री से लेकर जो इंटरमीडिएट जमींदार से लेकर जो राजा का टाइटल रखने वाले जो राजपूत हैं, उन सबको जो है वो कंसिलिएट करना अकबर ने सही समझा। क्या तरीका अपनाया? राजपूतों से शुरू किया उसने, दो ऑप्शन दिए, या तो मेरी सोवरेनिटी मान लो या तो लड़ लो। लेकिन लड़ने के बाद उनको मार के उनको अनेक्स नहीं किया, लड़ने के बाद उनको रीइंस्टेट कर दिया, लेकिन होम गार्डर नहीं दिया, किसी और जगह भेजा। मतलब जैसे आमेर के जो शासक हैं या उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनको आमेर से उठाकर कहीं लाहौर बिठाया, बिहार बिठाया, दिल्ली बिठाया, आगरा बिठाया अपने साथ, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बिठाया, नवरत्न का हिस्सा बनाया। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इनफैक्ट ही वॉज सो लिबरल in his religious outlook that he attempted to find a new religion on the basis of good points of all religion। देखिए, तोहफत तोहवत इलाही, आगे बताऊंगा, दीन इलाही जिसे कहेंगे हम, ठीक है। इतना लिबरल है कि वो अपना खुद का धर्म बना रहा है, देखिए इस तरह डॉक्यूमेंट किया गया है। लेकिन इसका पॉलिटिकल मूव भी देख सकते हैं ना आप, कि वो खुद का नया रिलीजन शुरू कर रहा है, ठीक है, खुद का नया रिलीजन शुरू कर रहा है और उसके फॉलोवर्स जो होंगे, है ना, उस रिलीजन को जो भी फॉलो करेंगे उसको फिर अकबर कंट्रोल कर सकता है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। या जो भी उस रिलीजन का हेड होगा वो कंट्रोल कर सकता है, जैसा मोहम्मद साहब ने किया था। तो अकबर जो है वो मतलब समझ गया ना कि मोहम्मद साहब ने रिलीजन क्यों बनाया। मैंने आपको बताया ना कि जो ये मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी फैली हुई है अरेबियन रीजन में, वहाँ पर जो है वो एक पॉलिटिकल यूनैनिमिटी आई है ना, एक सोशल यूनैनिमिटी आए, जो पॉलीथिज्म फैला हुआ है वो खत्म हो, मोनोथिज्म आए, ताकि सोसाइटी जुड़ जाए, यूनिफाई हो जाए, है ना, इकोनॉमी यूनिफाई हो जाए। जहां जहां तक इस्लाम फैलेगा वहां वहां तक सिमिलर लोग होंगे, सिमिलर पॉलिटिकल ऑर्डर चलेगा, सिमिलर सोशल ऑर्डर चलेगा। इसीलिए शरिया से जो है वो पॉलिटी भी चलती है, इस्लामिक पॉलिटी, है ना। तो वहां से तो उन्होंने, खुद तो मुसलमान थे, वो सब चीज़ तो वो समझते थे। बाकी उन्होंने जैनिज्म को भी परखा, ब्राह्मणिज्म को भी सुना, सिखिज्म का भी थोड़ा बहुत उन्होंने ज्ञान लिया, ठीक है। उसके अलावा दूसरी साइड उन्होंने जिसुइट्स मतलब क्रिश्चियनिटी को भी समझा, जोरोस्ट्रानिज्म को भी समझा, और फिर सबको जोड़कर, सबकी अच्छाइयों को जोड़कर एक धर्म बना दिया, ताकि कोई भी ऑफेंड ना हो, ठीक है। लेकिन केवल 18 लोगों ने वो धर्म फॉलो किया। यहां से पता चलता है कि एक नया रिलीजन एस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल है। गुरु नानक जी ने सक्सेसफुली शुरुआत कर दी नए पंथ की, लेकिन ही मेड नो एफर्ट टू फोर्स हिज रिलीजन ऑन हिज सब्जेक्ट्स। देखिए इसीलिए वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम तलवार के नोक पर, तलवार की धार पर जो है वो इस्लाम एक्सपेंड किया गया है अरबियों द्वारा, और फिर बाद में खास तौर पर तुर्कियों द्वारा। लेकिन दीन इलाही को अकबर ने जबरदस्ती नहीं करा किसी को कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, जिसका मन था उसने एक्सेप्ट किया। 18 लोगों ने कुल दीन इलाही को माना, राइट। अब देखते हैं, सो ये तो पहली इंट्रोडक्टरी पॉइंट है ना, हम समझ गए बिल्कुल। अब देखते हैं कि रिलीजियस पॉलिसी या हिंदू पॉलिसी जो है वो अकबर की, उसको मतलब हिंदू पॉलिसी जो अपनाई है अकबर ने, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट जोरों शोरों पर था 16वीं सेंचुरी में, राइट। और उसका खासा इन्फ्लुएंस अकबर था, क्यों? क्योंकि अकबर जो है वो राजपूत फैमिली में ही पले बड़े, ठीक है। द 16th century when Akbar was born, brought up and lived was marked by a new awakening of broad mindedness। अकबर की वजह से, क्योंकि सुल्तान अगर इतना ब्रॉड माइंडेडनेस है तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती है। फिर लोगों ने कहा कि अगर शहंशाह खुद इतने ब्रॉड माइंडेड हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, है ना। द भक्ति सेंट्स एंड सूफी पियर्स
had already been stressing upon religious tolerance. देखिए सूफी लोग तो अरबियों के साथ ही आना शुरू हो गए थे, ठीक है। सो दैट मीन्स आप 10th सेंचुरी से सूफियों का भारत में आना जो है वो मार्क कर सकते हैं। तो 10th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के सूफी, 12th सेंचुरी के सूफी, एंड सिमिलरली 10th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट दक्षिण भारत से पहुंच रहे हैं ऊपर। तो सूफी और भक्ति लोग जब आपस में जुड़े तो उन्होंने यही चीज देखी, यार तुम भी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, हम भी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, और सोसाइटी में जो है वो धर्म के नाम पर बटी हुई है सोसाइटी, तो जोड़ने का काम करते हैं। तो सूफियों और भक्तियों ने एक दूसरे की ये भावना समझी और सोसाइटी को जोड़ने की बात कही। अब ऐसे माहौल में अकबर पैदा हो रहा है और थोड़े से उसके कान तेज हैं इस चीज को लेकर कि वो समझ जाता है बहुत जल्दी, थोड़ा उसकी इंटेलिजेंस की इंक्लिनेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा है इस लॉजिक पर कि हाँ सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है, दो ही वॉज अ डिसलेक्सिक। So it was natural for Akbar to be influenced by contemporary ideas and values. Next is liberal influence of Hindu mother and tutors. हिंदू माता उनकी और उनके ट्यूटर भी जो हैं वो लिबरल थे सूफिज्म से। सूफी भी था एक टीचर उनका, देखिएगा लिबरल व्यूज ऑफ हिज मदर हमीदा बानू। देखिए हमीदा बानू के लिबरल व्यूज, पहली बात तो हिज रीजेंट बैरम खां एंड हिज ट्यूटर अब्दुल लतीफ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिज माइंड टू बिकम ब्रॉड माइंडेड। सो एक तो बैरम खां, और अब बैरम खां ने अपॉइंट किया था लतीफे को, अब्दुल लतीफ। यहां से अकबर का जो है वो माइंड ब्रॉड होता है। और हमीदा बानो उनकी माता, जो कि खुद जो है वो उनकी भी पैट्रनेज, मतलब उनके परिवार में भी सूफिज्म जो है वो काफी स्ट्रांग था, राइट। नेक्स्ट स्कॉलर्स का क्या क्या इन्फ्लुएंस है देखिएगा। तो ये क्या है आपके पास क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फैक्ट हैं पर्सनैलिटीज को लेकर। तो ये सवाल बन सकता है कि अकबर पर किन किन लोगों का असर था अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पे। स्कॉलर्स का देखिएगा, 3 ग्रेट स्कॉलर्स एंड लिबरल माइंडेड सूफीज शाह शेख मुबारक नागौरी एंड हिज सन्स अबुल फैजी एंड अबुल फजल, नॉट क्या नाम उनका, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम नहीं, एक कहीं क्लास में जो है वो अब्दुल रहीम का जिक्र हो गया था। अब्दुल रहीम नहीं है वो, शेख है मुबारक नागौरी, ठीक है, मुबारक नागौरी, और उनके लड़के अबुल फैजी, ये आए हैं यमन से, ठीक है, और दूसरे हैं अबुल फजल। इन लोगों से बहुत ज्यादा, इन तीनों से, ये तीनों अकबर के नवरत्न के हिस्सा हैं, और इन तीनों से अकबर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, बचपन से ही इन्हीं के साथ रहा, ठीक है। और कई ये जो शेख मुबारक नागौरी है ना, इनका तो कॉन्फ्लिक्ट भी रहा अकबर के उलेमाओं से, अकबर की कोर्ट में जो उलेमा थे, राइट। सो इनका किस्सा ऑप्शनल में सुनाऊंगा, इनकी जो कहानी है ना कि कैसे जो है वो अकबर ने इनको मतलब बुलावा भेजा, समन भेजे कि आओ कोर्ट में हाजिर हो, और ये गायब हो गए। फिर जब मामला ठंडा हुआ तो फिर कुछ समय बाद आए। तो ये किस्सा आपको मैं ऑप्शनल के लेवल पर सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर केवल आपको फैक्ट याद रखने, प्री के लिए हमारे, है ना। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ फैक्ट जोड़ते जाइए। सो अकबर का सूफी गुरु, देखिए यहां पर हमारे पास कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन भी बन रहा है, हमें बाबर के साथ एक सूफी गुरु जोड़ना है सूफीज्म, और मतलब उसमें बताऊंगा तो आपको भक्ति सूफी मूवमेंट में। हुमायूं के साथ एक सूफी को जोड़ना है, और अकबर के साथ यहां पर एक सूफी जुड़ रहा है आपको, शेख मुबारक नागौरी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, शेख मुबारक नागौरी, और उसके 2 लड़के अबुल फैजी और अबुल फजल। आगे देखिए, हिंदू वाइफ्स थी अकबर की, आमेर की राजकुमारी, जोधपुर की राजकुमारी, जैसलमेर की राजकुमारी, राइट। अकबर्स हिंदू वाइफ्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड चेंजेस आउटलुक, राइट। क्योंकि अकबर ने उनको खुली छूट दी थी कि राजमहल में, मतलब जो मतलब महल है अकबर का, मतलब मुगलिया जो महल है, उसमें आप मंदिर बनाएं, पूजा पाठ करें, जो भी करें। तो अकबर जब अपनी वाइफ से कन्वर्सेट करता था, तो देखिए राजकुमारियों को बचपन से ही पाला जाता था बहुत ज़्यादा धार्मिक मतलब एक माहौल में, और राजकुमारियों के पास ठीक ठाक धर्म की और मतलब फिलॉसफी की, रिलीजियस फिलॉसफीज की नॉलेज हुआ करती थी, है ना। राजकुमारियों को बचपन से ही सिखाया जाता था हिंदू समाज में। तो ऑब्वियसली अकबर की जो वाइफ्स थी वो वेल लर्न थी इस फील्ड में,
तो उनसे जब वो कन्वर्सेट करता था तो वहाँ से भी उसे बहुत सारी जानकारी मिलती थी, ठीक है, हिंदू रिलीजियस फिलोसफीज के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे अकबर्स कॉन्टेक्ट विद राजपूत। अब राजपूतों से बचपन से ही अकबर जुड़ा रहा और उसको देखने को मिला कि किस तरह राजपूत जो है वो एक बहुत नोबल कम्युनिटी है और इनकी वैल्यूज कितनी हाई हैं, तो क्यों ना वो वैल्यूज जो हैं वो हमें तुमरी या तुर्की कम्युनिटी में भी जोड़े हम, ठीक है। अकबर्स कॉन्टेक्ट विद राजपूत मेड हिम लिबरल। अकबर डिजायर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अब दूसरी चीज ये, अकबर रिलीजियसली टॉलरेंट इसलिए होना चाहता था क्योंकि कोई भी मुस्लिम कोर्ट है उसमें शाह शाह के एक साइड उसकी नोबिलिटी और शाह के दूसरी साइड उसकी क्लर्जी, यानी कि जो उलेमा होते थे, है ना। और जो ये उलेमा लोग हैं इनका रिलेशन खलीफा से हुआ करता था। तो ये बेसिकली क्या था कि खलीफा जो है वो अपना इम्पैक्ट जो है वो हर एक शाह के कोर्ट में रखना चाहता था। दिस वाज द वेरी रीजन इस्लाम को डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है कि जो खलीफा है उसका पॉलिटिकल कंट्रोल हर एक शाह सुल्तान पर रहे। इसलिए हर एक शाह सुल्तान की कोर्ट में उलेमा हुआ करते थे, ठीक है, जो कि खलीफे या जो शुरुआती जो टैक्स हैं, जो कट्टर मुस्लिम टैक्स हैं, उसको इम्पोज करने में लगे रहते थे या वो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जो है वो अड़े रहते थे कोर्ट में, और उनका सम्मान करना बहुत आवश्यक था, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इनके साथ जुड़ी होती थी उलेमाओं के साथ। तो ये काफ़ी गहरा जाल आप समझ ही सकते हैं, जो प्रीस्ली क्लास है उसका डोमिनेशन जो है वो रहता ही है। तो मुस्लिम प्रीस्ली क्लास का भी डोमिनेशन रहता था, ठीक है। प्रीस्ली क्लास सारी हर एक का यही हाल है, क्रिश्चियनिटी में भी, जुडाइज्म में भी, हिंदुइज्म में भी, इस्लाम में भी, हर जगह प्रीस्ली क्लास जो है वो रूलिंग क्लास पर कहीं ना कहीं कोर्ट में हावी हो ही जाती है, ठीक है। तो शाह के साइड उसकी नोबिलिटी और दूसरी साइड उसके क्लर्जी यानी उलेमा। तो शाह ये चाहता था, या शहनशाह है ना, शहनशाह है वो, तो शहनशाह ये चाहते थे कि मैं इस क्लर्जी से मुक्त हो जाऊं ताकि मुझे उलेमाओं का मुंह ना देखना पड़े कोई भी फैसला लेते वक्त। तो इसीलिए उसने लिबरल आउटलुक अपनाया। उसने क्या किया, उलेमा को छोड़, उलेमा तो है ही, उसने संतों को भी बुला लिया, उसने जैन गुरुओं को भी बुला लिया, सबको बुला लिया उसने कि तुम सारे रहो। ऐसे में उलेमाओं का जो पॉइंट है वो ठंडा पड़ जाएगा थोड़ा, राइट। इससे अकबर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने के लिए जो रिलीजियस जो ब्रांच है कोर्ट की उससे आज़ाद हो जाएगा। एक ये भी था उसका रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी अपनाने का कारण, ठीक है। अकबर वांटेड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ मुस्लिम प्रीस्ली क्लास। मुस्लिम प्रीस्ली क्लास इतनी ऑर्थोडॉक्स है, देखिए भारत में ट्रेड गिल्ड्स एस्टेब्लिश्ड हैं, भारत में शासक जुझारू हैं, ठीक है। तो जिस तरह अरबियों ने कन्वर्जन मिडल ईस्ट में करवाए हैं ना, भारत में वो इतने बड़े लेवल पर कन्वर्जन नहीं करवा सकते क्योंकि उन्हें करना है ट्रेड। देखिए, तिमूरी शासक, तिमूरी तो बाद में आए, लेकिन तुर्की शासक भारत में एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करने आए अपना। क्यों आए थे, क्योंकि गुजरात बंगाल का ट्रेड चाहिए था। गुजरात बंगाल का ट्रेड कौन कर रहे हैं, इंडिया में पुराने बसे हुए ट्रेड गिल्ड्स। आप उन्हीं को ही कन्वर्ट करवा देंगे तो आपसे ट्रेड कौन करेगा। अगर आप कन्वर्ट कराने पर जोर दे देंगे तो आप लोगों से ट्रेड ही नहीं करेगा कोई। तो यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस रखनी पड़ी तुर्कियों को भी। इतने बड़े लेवल पर कन्वर्जन नहीं हुए इतने बड़े लेवल पर नहीं हुए ना, आम जनता को किया गया, ट्रेड गिल्ड्स को कन्वर्ट थोड़ी कर देंगे आप। कुछ जगहों पर किया भी होगा और उन्होंने अपोज भी किया होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि प्रेशर ऊपर से खलीफों का आ रहा था, उलेमाओं का प्रेशर रहता था कि कन्वर्जन करवाओ कन्वर्जन करवाओ, ठीक है, टारगेट रहते थे उनके कन्वर्जन करवाने के। तो यहां पर अकबर जानता था कि ये भले भला जो है वो प्रेशर है ऑर्थोडॉक्सी का, और ये लोग जो है वो हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने नहीं देंगे। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जिसकी जनता मतलब प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बढ़े सोसाइटी के हर सेक्शन में। और इस्लाम ऐसा होने नहीं दे रहा, क्योंकि इस्लाम कह रहा है कन्वर्जन करवाओ, और जो हिंदू हैं वो कन्वर्जन नहीं करना चाह रहे, क्योंकि देखिए, क्योंकि उनका धर्म उनको प्रॉस्पेरिटी दे रहा है ऑलरेडी, उनका धर्म उनको शांति प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रल एशियाटिक ट्राइब्स ने इस्लाम इसलिए मान लिया क्योंकि वो वॉरिंग ट्राइब्स हैं, और इस्लाम में उनका आने का फायदा क्यों है, क्योंकि खम्स के तहत उनको लूट में हिस्सा मिल जाता है, इसलिए उन्होंने इस्लाम का मान लिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है ना, भारत में ऑलरेडी कमाई के बहुत स्रोत हैं, तो उनको लूट का हिस्सा चाहिए नहीं, उन्हीं से तो लूटा जाता है सब कुछ, कमाई तो सारी वही लोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना क्या पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी से अकबर बाहर निकलना चाहता था, ठीक।
नेक्स्ट प्रैग्मेटिक अप्रोच थी। अकबर को पता था मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच है, भारत की हेटेरोजीनियस सोसाइटी को जोड़कर चलना है, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, तो रिलीजियस टॉलरेंट तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, रिलीजियसली टॉलरेंट। तो अकबर वॉज एन इंपीरियलिस्ट। ही वॉज कन्विंस्ड दैट he could not establish a strong empire without the cooperation of Hindus who formed the majority of his subjects, obviously, ठीक है, सिंपल एज दैट, कॉमन सेंस की बात है यार, मेजॉरिटी हिंदू है, उनको जोड़कर रखना पड़ेगा, सारा ट्रेड उनके हाथ में, टैक्स सारा उनके हाथ में। अब मान लीजिए आप कन्वर्जन कराने जाएंगे, एक गांव में आपने तलवार की नोक पर कन्वर्जन करा दिए, आप अगले गांव में गए तो लोगों ने गांव का गांव छोड़ के भाग गए। आप कन्वर्जन क्यों करवा रहे हैं? ताकि जितने लोग इस्लाम में आए वो सब टैक्स आपको दें। अब लोग गांव के गांव ही छोड़कर भाग जाएंगे तो आप टैक्स किससे निकालेंगे? ठीक है, वो जो ज़मीन आपको मिल गई, चलो मान लो ज़मीन आपको मिल गई, उसमें आप अपने लोग जो है वो डाल देंगे और वो खेती करेंगे, ठीक है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है ना ये, इनपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए भारत में इतने बड़े लेवल पर कन्वर्जन नहीं हुआ, कन्वर्जन हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ऑप्शनल लेवल का क्वेश्चन है, भारत में इतने बड़े लेवल पर कन्वर्जन नहीं हुआ जितना सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में हुआ इस्लाम के जरिए। क्यों? क्योंकि इस रीजन के लोगों के पास कमाई का स्रोत और नहीं था और इस्लाम इनको कमाई का स्रोत दे रहा था खम्स के तहत, लूट की राशि, ठीक है, मतलब लूट में हिस्सा। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कई सारी ट्राइब्स केवल इसी एक कारण की वजह से, जैसे मंगोल्स हैं, तुर्की हैं, वो केवल इसी कारण की वजह से इस्लाम में जुड़े हैं, ठीक है, बाकी तलवार के नोक पर जबरदस्ती तो करवाए गए हैं, वो तो है, भारत में ऐसा नहीं कर सकते थे वो, उन्होंने करवाए हैं कई जगहों पर तलवार की नोक पर जबरदस्ती, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं करवा सके वो कन्वर्जन, ठीक है, और आम लोगों का करवाया उन्होंने, वो ट्रेड गिल्ड्स का नहीं करवा सकते थे, कि उनको पता था ट्रेड तो हमें अल्टीमेटली इन लोगों के साथ करना है, ठीक है। डिजायर टू नो द ट्रूथ, एक तो सवाली था अकबर, सवाल थे उसके, उसको जानना था कि ये रिलीजन, ये सब चीजें काम कैसे करती हैं, मेटाफिजिक्स कैसे काम करता है, ठीक है। It is said that Akbar would sit for hours together on a huge flat stone and think of mysteries of God and religion, ठीक है, कहा जाता है इतना समय नहीं होता था उसके पास, लेकिन हो सकता है बचपन में वो सोचता हो ऐसे बैठकर, ऑब्वियसली। अकबर डिजायर टू एक्सपेरिमेंट, अकबर एक्सपेरिमेंटेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स फ्रॉम रिलीजन टू मेटलर्जी, है ना, अकबर एक्सपेरिमेंट करता था खुद से, जो है वो एक्सपेरिमेंट तो रिलीजन में भी किया उसने, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक्सपेरिमेंट्स किए, मेटलर्जी में भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसने, वेपन बनाने के लिए, ठीक है, आर्टिलरीज बनाने के लिए, तो थोड़ा सा उसका साइंटिफिक आउटलुक था, ठीक है, अच्छी बात है कि था। अकबर्स पॉलिसी टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली राजपूत रिलेशंस विद हिंदूज, हिंदू के साथ या मतलब फ्रेंडली रिलेशंस क्यों बनाना चाहता है अकबर? पहली बात तो कैसे बनाए, ठीक है, क्या पॉलिसी रही, कैसे उसने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए? पहले तो फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा करने की खुली छूट दी उसने। अकबर अलाउड फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ जजिया, अकबर क्वाश्ड द जजिया टैक्स ऑन हिंदूज। देखिए मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था जजिया क्यों देना पड़ता है। एक इस्लामिक स्टेट में धिम्मियों को या जिम्मियों को प्रोटेक्शन जो है वो मिलिट्री प्रोटेक्शन कौन देती है? मुस्लिम सेना, और एक इस्लामिक स्टेट में सेना में केवल मुस्लिम आदमी हो सकते हैं, राइट। तो दैट मीन्स बाकी सभी रिलीजन के लोगों को जजिया देना पड़ेगा, यानी एक तरह का प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अकबर ने कहा कि हमारी सेना में 20% लोग तो हिंदू हैं, राजपूत हैं, तो किस बात का जजिया देंगे? वो मुस्लिम सेना तो है नहीं पूरी, और मेरा स्टेट जो है वो इस्लामिक स्टेट नहीं है, मेरा स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है। अकबर ने यह कहा तो जजिया हटाओ। इससे उलेमा लोग भड़क गए बहुत, तो जो भड़का उसको अकबर ने जो भड़कते गए उसको अकबर ने मक्का भेज दिया, तुम जाओ मक्का कटो, ठीक है, तो रिटायर हो जाओ। तो जजिया टैक्स अबॉलिश किया अकबर ने, किस सन में किया कमेंट में बताएंगे। दूसरा, मैट्रिमोनियल अलायंस विद द हिंदूज, ही एस्टेब्लिश मैट्रिमोनियल अलायंस, देखिए कहां कहां पर, ही मैरिड जोधाबाई डॉटर ऑफ भारमल या बिहारीमल ऑफ अंबेर, ठीक है। दूसरा, ही ऑल्सो मैरिड मणिबाई डॉटर ऑफ कचवाहा राजा भानमल। फिर ही ऑल्सो मैरिड प्रिंसेस फ्रॉम जोधपुर एंड वन फ्रॉम बीकानेर, तो जोधपुर के साथ और बीकानेर के साथ शादी करी उसने, मतलब प्रिंसेस के साथ वहां की। और जहांगीर की शादी करी एक राजपूत रानी, राजपूत राजकुमारी से, जहांगीर टू द डॉटर ऑफ राजा भगवान दास सन ऑफ राजा बिहारी मल। समझ रहे हैं? अब ये जनरेशन टू जनरेशन रिलेशन बना रहा है, देखिए आमेर के साथ, क्योंकि आमेर जो है वो इमीडिएट पड़ोसी है, प्रेजेंट डे जयपुर को आप आमेर मान सकते हैं, तो वो आगरा का इमीडिएट पड़ोसी है,
तो वो कहीं गुस्सा खा के अटैक ना कर दे दिल्ली पर, कर सकता है ना, ठीक है, या आगरा पर अटैक कर सकता है, तो उनको जोड़कर रखना खास जरूरी है। तो उनको जोड़ा भी, नवरत्न का हिस्सा भी बनाया और इंपॉर्टेंट पोस्ट भी प्रोवाइड करी, ठीक है, बहारमल को भी, उनके लड़के भगवान दास को भी, उनके लड़के मान सिंह को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाई सिविल एंड मिलिट्री पोजीशन टू हिंदूज, देखिएगा, ही प्रोवाइडेड हाई पोजीशन टू हिंदूज, फॉर एग्जांपल टोडरमल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अकबर की कोर्ट में मेजॉरिटी हिंदू थे, मान लीजिए, मतलब मेजॉरिटी नहीं, काफी बड़ी संख्या संख्या हिंदुओं की थी, क्योंकि देखिए ना कितने सारे लोग हैं, हिंदू हैं, तिमूरी, खुद तिमूरी हैं, तुर्की हैं, अफगानी हैं, फारसी हैं, यानी पर्शियन है, ठीक है, और कौन रह गए, अरबी हैं। अब मान लीजिए 20 बंदे हैं टोटल, उसमें से 8 तो हिंदू ही हैं, तो मेजॉरिटी हो गई ना, बाकी कितनी सारी एथनिसिटी है देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं को दी उसने प्रेफरेंस। राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह वर अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, ठीक है। राजा टोडरमल हो गए, राजा बीरबल हो गए। आउट ऑफ 12 दीवान्स 18 वर हिंदू, 8 वर हिंदू। 12 दीवानों में से, दीवान कौन कौन से डिपार्टमेंट है, दीवाने वजारत है, दीवाने कौन कौन सी हैं, जैसे कोई है, दीवाने अर्ज है, दीवाने क्या बोलते हैं इसको, मामलकात है। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इनके 12 दीवानों में से 8 दीवान जो हैं वो हिंदू। तो यहां से ये भी पता चल रहा है कि हिंदुओं पर कितना ज्यादा भरोसा कर रहा है, और वो भरोसे के लायक भी थे। राजपूत वर लॉयल, राजपूतों की लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राजपूतों के कल्चर का, ठीक है। नो रिलीजियस कन्वर्जन, उसने कन्वर्जन नहीं करवाया, बिल्कुल बंद करवा दिया। ही पुट एन एंड टू रिलीजियस कन्वर्जन, उसके कुछ कुछ मतलब कहीं केसेस हमें छुटपुट देखते हैं कन्वर्जन के, उनको सजा दी गई। अबॉलिशन ऑफ पिलग्रिम टैक्स, इनफैक्ट उसने अलाउ किया कि जिनको कन्वर्जन कराया गया है वो वापस हिंदुइज्म में जा सकते हैं, लेकिन हिंदुइज्म में नहीं होता ना ऐसा। अगर आपका एक बार धर्म भ्रष्ट हो गया तो आप सीधा शूद्र की कैटेगरी में जाएंगे अब, राइट। अबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, ही अबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स, सो तीर्थ यात्रा महसूल कहते हैं उसे। तो जितना भी हिंदुओं को पिलग्रिम टैक्स देना पड़ता था वो हटाया उसने, जजिया हटाया, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन्स बंद कराई, हिंदुओं को हायर अथॉरिटी पर बिठाया, हिंदुओं के साथ शादी करी उसने। तो ये सारी पॉलिसीज से हो क्या रहा है, इन सबसे हिंदुओं के साथ जुड़ रहा है वो। तो दैट मीन्स हिंदुओं को, अब राजपूतों को जोड़ रहा है, तो बाकी पूरी हिंदू सोसाइटी को ऐसा लग रहा है कि हाँ वो जुड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक नेटिवनेस की फीलिंग आ रही है, किसके लिए, तिमूरियों के लिए। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ रही है राजपूतों में कि हम एक साथ हैं, जुड़ कर रह रहे हैं। सब गुड़ गोबर कर दिया औरंगजेब ने, क्यों, क्योंकि उलेमाओं की बात पर आ गया, अपनी जो मतलब कट्टर लोग थे उनकी बातों में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, अब उसने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने शुरू किया। अकबर खुद डिसलेक्सिक था, लेकिन उसकी लाइब्रेरी में 24,000 किताबें थी। 24,000 किताबें, फारसी से लेकर, तुर्की भाषाओं से लेकर, हिंदी से लेकर, संस्कृत से लेकर, मतलब जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, सब कुछ कन्वर्ट करा के रखा हुआ था उसने, ठीक है, ट्रांसलेट कराकर। और डिसलेक्सिक था वो, पढ़ा नहीं जाता था उससे, ठीक है। डिसलेक्सिया बीमारी सर्च कीजिएगा क्या होता है। He got translated the Vedas, the Ramayana and the Mahabharata and the Gita from Sanskrit to Persian. इंपॉर्टेंट हिंदू जो टेक्स्ट है उनका कन्वर्जन कराया, उनका ट्रांसलेशन कराया उसने पर्शियन में, और उनको सुना, पढ़ तो पाता नहीं था वो, उनको सुना उसने। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना। अब इबादत खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। अपनी रिलीजियस टॉलरेंस को उसने कहां से दिखाया, उसने अपने मतलब महल में, अपना जो किला है, अपने किले फतेहपुर सीकरी के अंदर उसने इबादत खाना बनवाया। उस इबादत खाना में उसने सभी, पहले तो उसने सभी जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, प्रीसली क्लास को बुलाया, उलेमाओं को, पंडितों को। जब उलेमाओं पंडितों को बुलाया ना, तो सब अपने अपने धर्म को प्रीच करने लगे और सब कोशिश करने लगे कि अकबर कन्वर्ट हो जाए हमारे में। अकबर दुखी हो गया प्रीस्ट से, अकबर ने एक दिन सबको भगाया कि तुम सब भागो। फिर अकबर ने संतों को बुलाना शुरू किया, ठीक है, उसने फिर सूफियों को बुलाया, संतों को बुलाया, जैन संतों को बुलाया उसने, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज उन सबको बुलाया, और फिर संतों की साथ जो है उसने मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजन को समझने की कोशिश करी। क्योंकि जो मतलब क्या बोलते हैं,
प्रीस्ली क्लास थी, वो तो कन्वर्जन कराने पर उतर आई थी, तुम कन्वर्ट हो जाओ। He established इबादत खाना, place of worship, where he used to have religious discussions. Next is issue of infallibility. इनफेलिबिलिटी का फरमान दे दिया उसने, फतवा जारी करवा दिया कि मैं जो कहूंगा वो फाइनल डिक्री होगी, उसके ऊपर कोई काट नहीं होगी, उसको कोई काट नहीं सकता उस बात को, नॉट उलेमाज, नॉट काजी, कोई भी नहीं, ठीक है। He issued infallibility decree which freed him from the following the authority of Muslim mullahs. नया रिलीजन फाउंड कर दिया भाई। ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ये है कि दीन इलाही की जगह आपको कहीं तौहीद इलाही या तोहफत नहीं, तोहफत एक अलग शब्द होता है, मैंने पहले तोहफत गलत बोल दिया था, तौहीद इलाही, राइट। सो अकबर के जीते जी इस धर्म का नाम तौहीद इलाही था। दीन इलाही इस मतलब अकबर के द्वारा स्टार्ट किए हुए इस धर्म का नाम दीन इलाही जहांगीर के समय पड़ा। तो ये बहुत बारीक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। विच इंक्लूडेड द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, इस्लाम से लेकर हिंदुइज्म से लेकर सूफी और मतलब भक्तियों से लेकर क्रिश्चियनिटी से लेकर ज़ोरोस्ट्रानिज्म से लेकर सबकी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो इंक्लूडेड थी तौहीद इलाही में, राइट। रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी। नेक्स्ट चीज, हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म करने की कोशिश करी। अकबर ट्राई टू रिमूव इवल प्रैक्टिस लाइक सती और चाइल्ड मैरिज, और को हटाने की कोशिश की गई। विडो रिमैरिज जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में विडो रिमैरिज बहुत आम बात है ना। मतलब इनफैक्ट वो कोशिश करते हैं कि विडो का जल्दी से जल्दी जो है वो दूसरा निकाह करा दिया जाए ताकि विडो ना रहे कोई भी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही क्या बोलते हैं उनको, बैरम खां को मारा गया तो अकबर ने बैरम खां की वाइफ से खुद शादी करी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रीडम टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स। टेम्पल बनाने की फुल फ्रीडम मिली और मंदिरों को तोड़वाना बिल्कुल बंद करवाया उसने। नॉट जस्ट मंदिर, लेकिन किसी भी रिलीजियस जो है वो आर्किटेक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हिंदूज वर गिवन फुल फ्रीडम टू कंस्ट्रक्ट न्यू टेम्पल्स एंड रिपेयर ओल्ड वंस। लैंड ग्रांट दिए। अकबर गेव लैंड ग्रांट्स टू हिंदूज, जैन एंड पर्शियन इंस्टीट्यूशंस। कंसिडरेशन फॉर हिंदू सेंटिमेंट्स। ही बैंड किलिंग ऑफ काउज। दिल्ली के आगरा के एरिया में बैन हुआ, लेकिन ज्यादा लोगों ने फॉलो नहीं किया, बट स्टिल उसने इंपीरियल डिक्री तो दी ही। जो पकड़ा गया उसको सजा तो मिली, ठीक है। तो काउस के स्लॉटरिंग पर बैन लगाया उसने अपनी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, दीन ए इलाही या तौहीद इलाही के बारे में देखते हैं। दीन ए इलाही, दीन मैंने आपको बताया ना, दीन मतलब कि फॉलोइंग, इलाही अल्लाह के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सो दीन ए इलाही अल्लाह की फॉलोइंग है ना। दीन ए इलाही वॉज अ सिंक्रेटिक रिलीजन। सिंक्रेटिक का मतलब होता है कि जोड़कर बनाया हुआ, ठीक है, मल्टी रिलीजन को जोड़कर बनाया हुआ एक रिलीजन, सिंक्रेटिक रिलीजन। propounded by मुगल एम्परर अकबर इन 1582। दीन इलाही कब बना है? 1582। जजिया कब हटाया? 1568, याद रखेंगे। intending to merge the best elements of the religion of his empire and thereby reconcile the difference that divided his subjects. The elements were primarily drawn from Islam, Hinduism, but some other were also taken from Christianity, Jainism and Zoroastrianism, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी इस्लाम एंड हिंदू, ठीक है। आगे देखिए, अकबर प्रमोटेड टॉलरेंस ऑफ अदर फेथ्स, ऑब्वियसली रिलीजियसली टॉलरेंट, राइट। इनफैक्ट नॉट ओनली डिड ही टॉलरेट देम, ही आल्सो एनकरेज डिबेट ऑन फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस इश्यूज। उसने डिबेट रखवानी, जो इबादत खाना उसने रखवाया उसमें डिबेट ही तो रखवाता था वो, कि सारे तुम पिछली क्लास आकर डिबेट कर लो, मतभेद निपटा लो अपने, जिसमें उलेमा एक दिन भड़क गए थे, ठीक है। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सिकरी इन 1575। ही ऑलरेडी रिपील्ड जजिया इन 1568। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो उलेमाओं को पसंद नहीं आ रहे थे, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अकबर जो है वो निकलता जा रहा है हाथ से और कहीं वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट ना हो जाए। वहीं साथ ही साथ जो पुर्तगाली हैं वो ये सोच रहे थे कि अकबर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन देखिए, ये अकबर के पॉलिटिकल मूव्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको राजपूत जो है वो सोसाइटी को जोड़कर रखना था। क्योंकि अंत के समय में जब अकबर डेथ बेड पे था, तब उसने दीने, मतलब ये बात डॉक्यूमेंट की गई है, जब अकबर डेथ बेड पे था तो उसने दीने इलाही छोड़कर इस्लाम वापस कबूल कर लिया, ठीक है, मरते समय। तो हो सकता है कि दिस वाज ऑल अ पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है। लेकिन
हम जो है वो एज एन मतलब आंसर लिखने की सेंस में हमें ये समझ रहे हैं, जोड़ना है सारे पॉइंट्स को। ऑफ कोर्स इट वाज अ पॉलिटिकल सेटअप, लेकिन अकबर की खुद की जो है वो डिजायर भी थी, सेंस ऑफ इंक्वायरी उसके अंदर भी थी, और वो चाहता भी था, पॉलिटिकल सेटअप था भी, और इससे फायदा ही होने जा रहा था, है ना, सोसाइटी में हार्मनी ही बढ़नी थी। तो एज एन मतलब एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ये काफी अच्छा मूव था उसका। ठीक है। रिलीजियस एक्सपीरियंस, अच्छा, हंटिंग के दौरान उसको जो है वो एक रिलीजियस एक्सपीरियंस हुआ, तो इसी तरह उसने जोड़ने की कोशिश करी, जैसे मोहम्मद साहब को गुफा में रिलीजियस एक्सपीरियंस हुआ था। ठीक है। तो उसकी तरह अकबर ने जोड़ने की कोशिश करी कि मुझे भी रिलीजियस एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन ज्यादा लोगों ने उस पर विश्वास किया नहीं, है ना। हंटिंग इन 1578 फर्दर इंक्रीज्ड हिज इंटरेस्ट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ हिज एम्पायर। From the discussions held at the Ibadat Khana, Akbar concluded that no single religion could claim the monopoly of truth. This inspired him to create Deen-e-Ilahi in 1582. इबादत खाना में बहस होती थी सबके साथ, और अकबर ने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि किसी एक धर्म से मतलब जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसकी डेफिनेशन नहीं निकल कर आ रही। ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक ऐसा धर्म बनाते हैं जो कि इन सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को जोड़ दे। ठीक है, कंक्लूसिव हो। वेरियस पायस मुस्लिम्स, अमंग देम कादी ऑफ बंगाल और सेमिनल सूफी पर्सनैलिटी शेख अहमद सरहिंदी रिस्पॉन्डेड बाय डिक्लेयरिंग दिस टू बी ब्लास्फेमी टू इस्लाम। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है। ठीक है। किस किस ने? बंगाल के कादी ने, बंगाल का जो हेड काजी है बंगाल का, और दूसरा शेख अहमद सरहिंदी लाहौर वाले रीजन में थे। ठीक है। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये दीन इलाही हम नहीं मान रहे, इस्लाम के खिलाफ कर दी तुमने बात। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। दीन इलाही अपीयर्स टू हैव सर्वाइव। अच्छा हाँ, अब दीन इलाही सर्वाइव कहाँ किया? तो मोहसिन फानी की दाबिस्तान मजहिब में। मोहसिन फानी ने लिखी है दाबिस्तान मजहिब। और अगेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यहां से हमें पता चलता है कि अकबर के जाने के बाद दीन इलाही बरकरार रहा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अकबर के जाने के बाद ही नाम दीन इलाही पड़ा, उससे पहले तो तौहीद इलाही था इसका नाम। अपीयर्स टू हैव सर्वाइव आफ्टर अकबर अकॉर्डिंग टू दाबिस्तान मजहिब ऑफ मुबाद शाह या मोहसिन फानी। राइट, याद रखेंगे इनका नाम। ये दाबिस्तान मजहिब में जो सिख हैं उनके बारे में भी जानकारी है, मतलब पंजाब और दिल्ली द्वाब की जो घटनाएं हैं इनके बारे में जानकारी है किसमें? दाबिस्तान मजहिब। हाउएवर द मूवमेंट नेवर नंबर्ड मोर देन 19 अधरेंट्स। ठीक है, 19 से ज्यादा लोग नहीं जुड़े। ठीक है। राजा बीरबल जो है वो एक हिंदू शासक थे जो जुड़े दीन इलाही के साथ। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था अकबर का सुलह कुल। एज द नेम सजेस्ट, सुलह करानी है कुलों में, है ना, सुलह करानी है फैमिलीज में, कुलों में जो है वो सुलह करानी, सुलह कुल। ठीक है। अकबर रूल्ड विद अ सोशल एंड रिलीजियस टॉलरेंस that was relative not absolute and was based on his concept of sulh kul for the general good of all people which built on his liberal views on religion। right, तो सुलह कुल बेसिकली क्या है? अकबर की मतलब अकबर का पैराडिम मान के चलो, उसका थॉट प्रोसेस है सुलह कुल, कि कोई भी फैसला लेना है रिलीजियसली न्यूट्रल रहकर लेना है। ठीक है, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ऑल द पीपल एंड ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर हिम, उन सब के लिए लेना है कोई भी फैसला लेना है तो। ठीक है, दैट वाज सुलह कुल। सुलह कुल वाज टू बिकम हिज मेथड ऑफ जजिंग what was legally right or wrong within his empire and was created because Akbar understood that he was trying to build political institutions for predominantly non-Muslim society। सुलह कुल क्यों लेकर आया? क्योंकि उसको ये चीज महसूस हुई कि उसके जो जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी उसने स्टेप्स अभी तक उठाए हैं, उससे मुस्लिम सोसाइटी आहत हो रही है, और नॉन मुस्लिम सोसाइटी के लिए ही वो सारे स्टेप्स लिए जा रहा है। और मुस्लिम सोसाइटी इसलिए आहत हो रही है, तुम क्यों नॉन मुस्लिम सोसाइटी के लिए सब कुछ करे जा रहे हो, हमारे लिए क्या करोगे? ठीक है। तो उसने कहा कि अब से सुलह कुल है, सुलह कुल जो है वो मेरा फैसला लेने का मतलब पैराडिम है, और इसके तहत मैं रिलीजन से न्यूट्रल रहकर फैसले लूंगा। तो केवल मैं हिंदुओं का फेवर करूं या केवल मैं इस्लाम का फेवर करूं, ऐसा नहीं है, मुझे वही करना है जो सही है। ठीक है। Thus, in his empire, the beliefs and opinions of the orthodox mullahs were not to be critical, not
to be the critical test for his rule because he wanted all of his subjects to be judged equally before the law. ठीक है, देखिएगा इस पॉइंट का मतलब क्या है. The beliefs and opinions of orthodox mullahs were not to be the critical test of his rule. जो मुल्ला लोग कहते थे, ठीक है, कि ये तो मतलब काफिर हो गया अकबर, तो है ना, कि अकबर तो मतलब इसने क्या बोला, क्या बोलते हैं उसको, दर हर्ब, क्या बोलते हैं उसको, दरुल हर्ब बना दिया इसने, दरुल इस्लाम बनाना था. राइट. सो अकबर को तो कई कई सूफियों ने, नॉट सूफी लेकिन कई मुल्लाओं ने अकबर को काफिर कहना शुरू कर दिया. राइट. लेकिन अकबर, पॉइंट ये था कि अकबर मुल्लाओं के क्रिटिसिज्म, ऑर्थोडॉक्स मुल्लाओं के क्रिटिसिज्म से नहीं जज कर सकते आप. आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी पर जजमेंट लानी पड़ेगी, लॉ के सामने सबको बराबर रखना पड़ेगा. राइट. अकबर एस्टेब्लिश्ड, अब यहीं पर ही ना बदाऊनी ने कहा भी है ना, ठीक है, बदाऊनी ने दिल्ली सुल्तानों को भी, या दिल्ली सुल्तानों के एम्पायर को दरुल हर्ब इसीलिए कहा है क्योंकि दिल्ली सुल्तानों ने शरिया में इंक्लूड, मतलब शरिया में अपने पॉइंट इंक्लूड करवा दिए. बलबन ने कह दिया ना कि मैं ही हूं, अल्लाह की परछाई तो मैं ही हूं. ठीक है. सिमिलरली अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, खलीफा की बात मैं नहीं मानूंगा, मैं हूं जो भी है. हम्स के रूल बदल दिए उसने. सेम गोस फॉर मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कई सारे रूलों में तब्दीली करी. फिरोज शाह तुगलक ने भी. सेम गोस फॉर अकबर, अकबर जो है, अकबर भी कई सारे रूल तब्दील कर रहा था. राइट. तो उलेमाओं को ये प्रॉब्लम थी कि तुम शरिया से छेड़छाड़ कैसे कर रहे हो, इस्लामिक स्टेट है ये. अकबर इस्लामिक स्टेट मानने को तैयार नहीं था. अकबर कह रहा था ये एक रिलीजियसली, एक क्या बोलते हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है नहीं ये. ठीक है. तो अकबर एस्टेब्लिश्ड सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करने का काम अकबर ने किया. यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, स्टेट और रिलीजन को अलग कर दिया था. राइट. एंड ओपन गवर्नमेंट पोजीशंस टू मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन. ठीक है. देखिए, इस्लाम ये कहता है कि जो इंपॉर्टेंट, सारी बात छोड़िए, जो दीवाने वजारत है वो टोडरमल के हाथ में थी, एक राजपूत राजा के हाथ में. और ऐसा करना जो है वो उस समय मतलब बहुत बड़ा स्टेप था. ये एक राजपूत राजा को वजीर बनाया हुआ है शहनशाह ने. ठीक है. ही अबॉलिश्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स एंड द फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम. राइट. प्रिजनर ऑफ वॉर्स को फोर्स कन्वर्जन कराया जाता था. एक सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या में कन्वर्जन कहाँ होता था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को. जो पकड़ा गया है युद्ध में उसको कन्वर्ट कर दो इस्लाम में. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा. He converted the meetings of Muslim clerics into open discussions between Islam, Hindu, Parsi, Christian scholars, and in 1579 issued an edict that made him the highest authority in the religious matters. देखिए, यहां पर वो थोड़ा सा हाथ से निकलना शुरू हो गया. मैंने आपको कहा ना कि इबादत खाने का मतलब क्या था, कि वो क्लेरिक्स से बाहर निकलना चाहता था, मुस्लिम क्लेरिक्स से. तो उसके लिए उसने क्या रास्ता अपनाया कि मैं इनका मुंह तो बंद नहीं करा सकता, लेकिन इनके बराबर में बाकियों को तो बिठा सकता हूं ना. तो उसने कहा कि जब भी कोई भी फैसला लेना हो और मुस्लिम क्लेरिक से पूछा जाए तो बाकियों से भी पूछ लिया जाए, हिंदुओं से भी पूछ लिया जाए, पारसियों से भी पूछ लिया जाए, क्रिश्चियन से भी पूछ लिया जाए, क्योंकि सोसाइटी में केवल इस्लामिक लोग ही नहीं है. सोसाइटी में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, सोसाइटी में बहुत बड़ा पोर्शन पारसियों का भी है, सोसाइटियों में एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी पुर्तगालियों की भी है. ठीक है. और अकबर ने कहा कि मैं हूं, मतलब समझ रहे हैं, यहां पर वही बात अलाउद्दीन खिलजी वाली बात, बलबन वाली बात की, खलीफे की बात नहीं मानेंगे हम. ठीक है. हम शरिया की बात नहीं मानेंगे. हम जो शाह कहेगा वही सही है, अंतिम फैसला शाह का है, रिलीजियस मैटर्स में भी. ठीक है. तो रिलीजियस मैटर्स में अकबर ने अपने आप को सबसे आगे रख दिया. यहां पर अकबर उलेमाओं का सपोर्ट थोड़ा सा खो बैठा, लेकिन उसको जरूरत नहीं थी, उसके पास राजपूत थे और राजपूत उसके लिए मरने के लिए तैयार थे और मरे भी. राइट. In the civil courts, Akbar abolished laws that discriminated against non-Muslims. Right? जो सिविल कोर्ट हैं वहां पर अकबर ने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपने ही, मतलब उनको मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति के तहत उन पर मतलब कार्यवाही हो. ठीक है. उनको क्यों इस्लामिक लॉ में लाकर कार्यवाही की जा रही है. ठीक है. अगर करी भी जा रही है तो फिर मतलब उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी ना हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला. ठीक है. सवाल बन सकता है इस पर. He raised the Hindu court system to official status. देखिएगा, मैं यही कह रहा हूं ना, हिंदू कोर्ट सिस्टम ऑफिशियल स्टेटस, यानी कि अब हिंदुओं के लिए हिंदू कोर्ट है. मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति में जो सिविल और मतलब जो क्रिमिनल लॉज दिए गए हैं हिंदू समाज के लिए, उसी के तहत उनके फैसले होंगे. ठीक है.
official status side by side with Muslim law and reformed legislation with the aim to maximize common laws for Muslim and Hindu. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की शुरुआत जो है वो अकबर ने करी, लेकिन फिर ये सारा गुड़ गोबर मैं कह रहा हूं ना, आलमगीर ने कर दिया। फतवा आलमगीरी में उसने सारे अकबर ने जो कानून बनाए थे पलट दिए, राइट। फतवा आलमगीरी से उसने सारे सब्जेक्ट्स को फतवा आलमगीरी के तहत मतलब जो है वो चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब अंग्रेजों ने स्टडी किया ना सिस्टम, तो उन्होंने पाया कि हिंदू सिविल लॉज अलग कर दो और मुस्लिम सिविल लॉज अलग कर दो, राइट। तो ये हिंदू सिविल लॉज, हिंदू पर्सनल लॉज और मुस्लिम पर्सनल लॉज अलग करना और दोनों के लिए एक पर्सनल लॉ बनाने की शुरुआत देख रहे हैं आप, अकबर से शुरू हो रही है। कॉमन लॉज बनाने का मतलब क्या है कि सिविल लॉ जो है वो यूसीसी लाना चाह रहा था वो, ठीक है, मतलब उस डायरेक्शन में काम कर रहा था बेसिकली। आगे देखिए, अब सिग्निफिकेंस क्या है ये इन सब हिंदू पॉलिसी की अकबर की, हुआ क्या है इससे देखिएगा। सबसे पहला था एक्सटेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अकबर्स एम्पायर। राजपूतों का कॉन्फिडेंस अकबर पर आया, तो राजपूताना जो है वो अकबर का साथ, मालवा बुंदेलखंड अकबर के साथ, ठीक है। ऐसा है तो अब अकबर बहुत आसानी से गुजरात पर कंट्रोल कर सकता है, बहुत आसानी से बंगाल को अपने कंट्रोल में रख सकता है, ठीक है, क्योंकि अब उसको जहां मर्जी लड़ने के लिए भेजना है वो राजपूतों को भेज रहा है और वो गारंटी ले सकता है इस चीज की कि जहां राजपूत जाएंगे वहां पर जीत के ही आएंगे, ठीक है। मतलब ये ओवर एग्जेजरेशन है लेकिन कॉन्फिडेंस तो है ही, राइट। The cooperation of the Hindus who formed the majority of Akbar's subjects helped him in the extension and strengthening of his empire. तो गांव गांव अब मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक गांव, लेकिन जो जिस जिस राजपूत राजा ने अकबर की सोवरेनिटी अपनाई, उन राजपूत राजाओं के जो फर्दर सब्जेक्ट्स रहे हैं ट्रेडिशनली, राइट, जो उनकी पीजेंट्री क्लास रही है, वो अब तिमूरियों के साथ जुड़ना शुरू हो गई। ये हुआ, यानी कि अब जो परदेसी हैं वो जुड़ने लगे लोगों के साथ, ये काम हुआ शुरू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो कि पहले तुर्की कब से थे, तुर्की 12th सेंचुरी से थे, 12th सेंचुरी से ही मान के चलो तुर्की है, ठीक है। वो तब से मतलब 16th सेंचुरी तक नहीं कर सके, मिड 16th सेंचुरी तक, यानी 1530 तक वो ऐसा काम नहीं कर पाए थे जो कि अकबर ने किया, राइट। नेक्स्ट, कल्चरल यूनिटी, यही चीज कही ना मैंने, कल्चरल यूनिटी। अब देखिए मैंने आपको बोला ना, हुमायूं फारसियों की मदद से दिल्ली में आया और फारसियों ने शर्त क्या रखी थी कि कल्चर भी हमारा ले जाओगे अब तुम दिल्ली, यानी हिंदुस्तान। तो हुमायूं के साथ बहुत बड़े लेवल पर फारसी जो है वो कल्चर इंडिया में आया, फारसी पेंटिंग, फारसी आर्किटेक्चर, राइट। तो मुगलों के साथ फारसी कल्चर आया और मुगल राजपूतों के साथ जुड़ रहे हैं, तो राजपूती कल्चर में फारसी कल्चर जुड़ना शुरू हो गया। अब देखिए यहां पर एक बहुत ज्यादा बारीक डिफरेंस है। तिमूरी कल्चर अलग है, तिमूरी आर्किटेक्चरल सिस्टम है वो अलग है, लेकिन हुमायूं अपने साथ फारसी सिस्टम लेकर आए क्योंकि शर्त थी फारस के शाह की कि तुम्हें कंधार और काबुल तभी दिलवाऊंगा जब तुम एक तो शिया अपनाओगे, शिया कल्चर को अपनाओगे और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लेकर हिंदुस्तान जाओगे, जो कि हुमायूं लाया भी, ठीक है। कल्चरल यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड, अब देखिए इतना डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को कहां पढ़ना होता है, ऑप्शनल के लिए, लेकिन स्टिल मैंने आपको बोला ना मेंस के लिए जड़े इन्हीं सेशंस में हैं, ठीक है। सोचना तो शुरू करो, जब ऑप्शनल के लिए टॉपिक्स लेकर आऊंगा तो एटलीस्ट वहां पर आप ब्लैंक नहीं होंगे ना, आपके पास जड़े होंगे। जब मैं बोलना समझाना शुरू करूंगा तो आपको जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर्ड होगा, है ना। Cultural unity between the Hindus and Muslims was strengthened. Culturally, the Hindus and Muslims came closer. राजपूत आर्किटेक्चर में हमें साफ साफ तिमूरी आर्किटेक्चर या फारसी आर्किटेक्चर का असर दिखा। राजपूत कुजीन में हमें फारसी खाने दिखे। सेम गोज फॉर मुगल कोर्ट में फारसी खाना आ गया, मुगल कोर्ट में मुगल कोर्ट में राजपूती खाना आ गया, मुगल कोर्ट में राजपूती पहनावा आ गया, राजपूतों ने फारसी तुर्की पहनावा, मतलब समझ रहे हैं कल्चर यही तो है ना, ड्रेसेस, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, लैंग्वेजेस, ये सब है ना कल्चर का हिस्सा, ठीक है। आर्किटेक्चर किस तरह का होगा, तो ये सब फ्यूज होने शुरू हो गए, अच्छा रिलेशन बना तो, ठीक है। जैसे कि राजपूत क्या करते थे, अपने किले में गर्मी होती है तो वो अपने किले में ताल बना लेते थे, ठीक है, और बड़ी बड़ी खिड़कियां रखते थे ताकि जैसी उसमें से हवा गुजरे और वो हवा जैसी उस ताल में से गुजरे तो पूरे कॉरिडोर्स को ठंडा कर दे,
और जो तिमूरी हैं वो आए बहुत ठंडे एरिया से, भारत में आकर उनको गर्मी सहन नहीं होती थी, तो उन्होंने राजपूतों का ये मतलब फीचर जो है वो उठा लिया कि हाँ किले में जो है वो ताल होना चाहिए। और राजपूतों ने जो है वो तिमूरों से बाग वाला सिस्टम उठा लिया कि यहाँ किले के आसपास बाग होना चाहिए, उससे भी ठंडा रहता है माहौल। ठीक है, तो इस तरह कल्चर, हमें कल्चर वाला पार्ट जब करवाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जब हम पढ़ेंगे, है ना। एक किसी स्टूडेंट ने डाउट भी मेरे को डीएम भी किया था कि सर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कब आएगा। तो कल्चर मेरे फ्रेंड शुरू होने वाले हैं, दो तीन सेशन के बाद, एंशंट खत्म होते ही एंशंट के बाद कल्चर चलाऊंगा, और ये मिडिवल के बाद चलेगी हमारी मॉडर्न्स। और कल्चर वाले पार्ट में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में समझाऊंगा कि क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, उसके लिए आपको ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इसलिए एंशंट और मेडिवल हम पहले कर रहे हैं, है ना। आगे देखिए, प्रमोशंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, उसने खुद कन्वर्जन कराए कई हिंदी स्क्रिप्चर्स के, संस्कृत जो है वो लिटरेरी वर्क्स के। अकबर एस्टेब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन ब्यूरो with the aim of translating Sanskrit works into Persian. Secular feelings आई, Akbar's religious policy encouraged a broad religious outlook. Social reform क्या क्या है, Akbar interest in Hindu society led to some awakening regarding the evils of sati practice. So sati practice जहाँ जहाँ पर अकबर का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग था वहाँ वहाँ पर कम हुआ। उसके अलावा विडो रिमैरिज को एनकरेज किया गया, क्योंकि तिमूरी कल्चर में एंड इन जनरल इस्लामिक कल्चर में विडो रिमैरिज एक अच्छा है, जो कि हिंदू सोसाइटी में बहुत, मतलब एक बार कोई महिला विधवा हो गई तो उसका जीवन ही एकदम रद्द हो जाता है। लेकिन इस्लामिक कल्चर में ठीक है, अगर कोई विधवा है तो उसको फिर से जो है वो मतलब मैट्रिमोनी में आने का हक है, और लाया जाता है उसे मैट्रिमोनी में आमतौर पे। ठीक है, अब अकबर के कंट्रीब्यूशन क्या है आर्ट में लेकर देखते हैं। अकबर हैड अ डीप penchant for aesthetics and appreciated art, culture and intellectual discourse through the empire। ठीक है, अकबर बचपन से ही, देखिए पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं करता था, एक्चुअली क्या था वो, डिसलेक्सिक था वो, पढ़ने लिखता था, पढ़ने लगता था तो पढ़ा नहीं जाता था उससे, है ना। ठीक है, शब्द उसके नाचने लग जाते थे इधर उधर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वो मतलब क्या बोलते हैं, उसके पास वो आईक्यू नहीं था, उसका वो आईक्यू था, वो एप्टीट्यूड था समझने का, और सेम उसका एप्टीट्यूड कल्चर का भी था। ठीक है, कल्चर में काफ़ी, और वो हुमायूं से आया, हुमायूं भी एक काफ़ी वेल लर्नड इंसान था कल्चर के मामले में, और बहुत इंडल्ज रहता था कल्चरल एक्टिविटीज़ में। सेम गोज फॉर अकबर, बचपन से सिखाया जाता है एक्चुअली राजपुत्रों को। ठीक है, अकबर इज नोन फॉर अशरिंग इन मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच कंबाइंड विद एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक, Persian and Hindu design, creating some of the best masterpieces like Agra Fort, the city of Fatehpur Sikri और बुलंद दरवाजा। अब देखिए बुलंद दरवाजा में आप जो आर्च देखेंगे, है ना, बुलंद दरवाजे में जो आप जो आर्च देखेंगे ये फारसी एलिमेंट है। ठीक है, फारसी एज वेल एज तुर्की एलिमेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि तुर्की और फारसी जो है वो जुड़ गए हैं, मतलब जुड़ गए थे तब तक तो। लेकिन जब आप फतेहपुर सीकरी में दीवाने दीवाने खास देखेंगे आप, या ठीक है दीवाने आम या दीवाने खास देखेंगे, तो उसमें आपको ऊपर जो टरेट्स नजर आएंगे, है ना, डोम शेप जो टरेट्स हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये राजपूती स्टाइल है। ठीक है, बीच में छोटी छोटी खिड़कियां, बीच में अंदर ताल बनाना, ये सब राजपूतों से आया है। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है। आगरे का किला, ठीक है, उसके अलावा फतेहपुर सीकरी का किला पूरा, और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, ये सब जो है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, और अकबर ने काफी क्लोजली मतलब जुड़कर ये बनवाया है खुद। ठीक है, फर्दर मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो बेसिकली फारसी पेंटिंग आई है, मैंने बोला ना हुमायूं के साथ फारसी, सभी कुछ फारसी आया हुमायूं के साथ। तो ये फारसी एक्चुअली जो मिनिएचर डिस्क्रिप्टिव पेंटिंग होती है ना, आपने देखी होंगी, मैंने एक पिछले सेशन में दिखाई भी थी। एक पेंटिंग होती है उसमें इस तरह जो है वो स्टोरी टेल्ड होती है, मतलब समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे स्टोरी बताई होती है कि पहले ये घटना घटी फिर ये घटना घटी, इस तरह स्टोरी बताई होती है, और बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिससे आपको स्टोरी के बारे में पता चलता है। पोर्ट्रेट्स बनाया जाना बाद में शुरू हुआ, तो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग कह सकते हैं आप इसे। मिनिएचर पेंटिंग भी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगी अभी, which had its beginning under Humayun, developed extensively under patronage of Akbar। अकबरनामा में इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, जब कल्चर वाला पार्ट कराऊंगा तो दिखाऊंगा उन पेंटिंग्स को, बहुत मजा आएगा, कहानियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, जैसे मैंने एक पिछले सेशन में दिखाई थी
कि मान सिंह ने अकबर को घूसा चढ़ दिया था, अकबर ने मान सिंह को नीचे रखा हुआ था, ठीक है। तो वो उस तरह की पेंटिंग्स। सम ऑफ द वर्क्स इंक्लूडेड इलस्ट्रेशंस, है ना, मिनिएचर इलस्ट्रेशन वाली जो पेंटिंग है, ऑफ द हमजा नामा, रजमा नामा, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत की, हमजा नामा और रजमा नामा, और वो इन मिनिएचर इलिस्ट्रेटिव पेंटिंग्स के माध्यम से उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और अकबरनामा, अकबरनामा में भी जो है वो इस तरह की मिनिएचर पेंटिंग्स हमें दिखेंगी। पेंटिंग वाला पार्ट जब करवाऊंगा, मुगल पेंटिंग्स वाला पार्ट जब कराऊंगा, एक मैंने एग्जांपल पिछले सेशन में दिखाया था, उन सभी पेंटिंग्स को समझाऊंगा, इन पेंटिंग्स का मतलब क्या होता है। और जब ऑप्शनल लेवल पर जाएंगे तब तो डिटेल में घुस जाएंगे, ठीक है। उनके कलर से लेकर, उनके स्टाइल से लेकर, उनके आर्टिस्ट से लेकर, किसने स्लाइड्स प्रिपेयर करी है, उन सारी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द लिटरेचर अंडर अकबर्स रेन ऑल्सो रीच्ड न्यू हाइट्स, इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडियन वर्क्स लाइक रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी इनटू, कलहण की राजतरंगिणी का भी देखिए ट्रांसलेशन हुआ है पर्शियन में। He patronized various poets, musicians and scholars in his court like अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, जो कि हिंदी में लिखते थे। उसके अलावा राजा बीरबल, इन सबको उसने पैट्रोनाइज किया। राजा बीरबल पोएम्स लिखते थे, ठीक है। तो आज यहां पर हमारा सेशन हो रहा है खत्म। तो दिस वाज, क्या था ये, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, जिसमें से हमारे पास बहुत सारा क्या निकल के आया, कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे हमारे पास फैक्ट्स और टर्म्स, ठीक है, और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो इन सेशंस को फॉलो कीजिए थॉरली, और पीडीएफ चाहिए आपको तो कहाँ मिलेंगी, चौहान_सर_हिस्ट्री में, ठीक है। 10% का डिस्काउंट चाहिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करेंगे, अगर जब भी आप कोई भी अनअकैडमी का कोर्स परचेज कर रहे हो तो, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपकी पीयरेज है, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर इन वीडियोस को शेयर करें। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इस इनिशिएटिव से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो ख़त्म करता हूँ मैं इस सेशन को, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।